नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमित टिमरे क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं स्थानीय सरकार की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। हमारे एग्जाम के नज़रिए से ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको एनसीईआरटी की बुक में देखना चाहें तो आप इसे क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 में जो स्थानीय सरकार के नाम से जो चैप्टर है उसे आप देख सकते हैं। उसी चैप्टर का जो डिस्कशन है आज इस वीडियो में होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सिर्फ 11th के लिए ही नहीं बल्कि आगे 12th और उससे आगे के जो स्तर होते हैं उन सभी के लिए, उन सभी लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अक्सर हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं, है ना। हम उनको न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, बातों में सुनते हैं, या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा सुनते हैं, करते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं स्थानीय सरकारों की, लोकल गवर्नमेंट की, तो हमारी जो नॉलेज है बहुत ही सीमित हो जाती है, बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं की जाती। हालांकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, बस वो क्या है एक लोअर लेवल पर आ जाती है, इसलिए हमारा ध्यान उस पर इतना नहीं जाता। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो शुरू करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं भारत की, ठीक है, भारत की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भारत में कौन सी राजनीतिक प्रणाली है, यानी शासन की कौन सी प्रणाली है? लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को फॉलो किया जाता है, अपनाया गया है, और इसी के जरिए जो भारत की शासन व्यवस्था है वो संचालित होती है, वो चलती है ना। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन आपने जरूर पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक प्रणाली जो सिस्टम है पूरे, उसके कई सारे फीचर्स होते हैं, कई सारे उसके जो है फीचर्स हैं। लेकिन अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट या हम कहीं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो उसमें से एक है, वो है शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण को डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस वर्ड को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसी वर्ड से निकलकर आता है स्थानीय शासन का जो पूरा, हम कहें पूरी प्रणाली या पूरा सिस्टम है, वो इसी वर्ड से निकलकर आता है। वो कैसे? कि जब भी हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जो पावर है, ठीक है, जो पावर है यानी कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो भी आप कहना चाहें, जो शक्ति है वो किसी एक के हाथ में ना होकर बल्कि वो बटी हुई हो, राइट। और जो निचले अंग है, यानी कि जो नीचे के अंग है सरकार के, वो भी आपस में सामंजस्यपूर्ण पूरा सिस्टम बैठाए और कोऑर्डिनेट करे आपस में, जो नीचे लेवल के हैं, ताकि पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही स्मूथली चल पाए, है ना। इसी को क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में ना होकर सभी के पास जिम्मेदारियां दी जाए, जो शासन के अंग है ना, ताकि जो हम कहेंगे निरंकुशता है, निरंकुशता वो पैदा ना हो, और पैदा होने भी क्योंकि कोशिश भी कर रही हो तो वो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके, उस पर लगाम लगाया जा सके, राइट। तो जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो हम जानते हैं कि पहले अधिकतर जो पहले के समय में अधिकतर देशों में, ठीक है, चाहे हम भारत की बात कर ले, चाहे बहुत सारे देशों में कौन सा राजतंत्र चलता था? जो राजतंत्र होता था वो बेसिकली क्या है? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब
कि एक ही के हाथ में, केंद्रीकरण जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, एक ही व्यक्ति के हाथ में या कुछ ही बहुत ही सीमित जो व्यक्ति है उन्हीं के हाथ में पावर हो जाना, और वो उनका जब मन चाहे वो डिसीजन ले लेना, चाहे वो जनता के फेवर में हो, किसी व्यक्ति के फेवर में हो या ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि पूरा सिस्टम जो है पूरी तरीके से खराब हो जाता था, है ना। और लोगों को इसकी वजह से बहुत सारे अत्याचार झेलने पड़ते थे, कई सारे जो है युद्ध भी झेले जाते थे, राइट। तो सेंट्रलाइजेशन जो है उसका मतलब क्या है, एक के हाथ में पावर, है ना, एक के हाथ में शक्ति का या सत्ता का होना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक का होना। तो उसका मतलब क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सरकार के विकेंद्रीकरण स्वरूप को, ठीक है, तो पूरा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, वो किस तरीके से बनता है। जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो देश के जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय सरकार, राइट। केंद्र सरकार जिसे हम बोलेंगे, जैसे कि अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो भारत में जो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन सी पार्टी की है, बीजेपी की पार्टी की, राइट। जो पूरे देश के लेवल पर काम करती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, केंद्रीय सरकार। मैं अब बीजेपी या किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ डिस्कशन में, लेकिन आपको एग्जाम में कभी भी किसी पार्टी को मेंशन नहीं करना है जब तक कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इससे एग्जाम में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो पार्टी का नाम यूज नहीं करना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के स्तर पर काम करती है, पूरे देश के लेवल पे काम करती है, राइट। फिर हम आते हैं अगले स्टेप पे, जैसे भारत है, भारत में कई सारे राज्य है ना, कई सारे राज्य है, जैसे मान लीजिए राजस्थान है ना, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है, बिहार है, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश भी है बहुत सारे, दिल्ली है, ठीक है, वो पुडुचेरी है, इस तरीके से। तो कई सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उसके देश के जो देश को मिलकर देश को बना रहे हैं बेसिकली, है ना, हम कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार हो गई। फिर जो स्टेट के लेवल पे, ये सभी क्या है, राज्य है, तो राज्य सरकारें होती है अपनी अपनी, हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राज्य सरकार, राइट। यहाँ तक तो हम कई बार पहुंच जाते हैं, कई बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इससे निचले लेवल की बात करते हैं, जब हम राज्य के भीतर एंटर करते हैं, तो हर राज्य में कई सारे जिले होते हैं, हर राज्य में कई सारे जिले होते हैं। मान लीजिए कोई सा भी राज्य ले ले, राजस्थान है, उसके अंदर कई सारे जिले होंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट जिन्हें हम बोलते हैं, तो कई सारे जिले होते हैं। तो जब जिलों की बात करते हैं तो हर एक जिले में जो है कई सारे गांवों से मिलकर पूरा जिला बना होता है, राइट। कई सारे जो गांव है, विलेजेस है, ग्राम बोल लीजिए चाहे गांव बोल लीजिए, उनसे मिलकर जो है एक जिला बना होता है, और बहुत सारे जिलों से मिलकर राज्य बना होता है, और बहुत सारे राज्यों से मिलकर देश बनता है। तो यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले देश को चला रही है, या पूरे देश का जो सिस्टम है वो अकेले चला रही है, ऐसा नहीं है। फिर राज्य सरकारें जो है अपने अपने लेवल पर प्रयास करती हैं, अपने अपने लेवल पर डेवलपमेंट करती है ना। फिर राज्यों के बाद जब हम बात करते हैं तो जिला स्तर पर, ठीक है, किस पे, जिला स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हर एक जिले पे अपने अपने रूप से, अपने अपने तरीके से जो है पॉलिसीज डेवलप होती है, जो राज्य सरकारों के द्वारा ही की जाती है एक तरीके से, लेकिन हर एक किसी का अपना अपना सिस्टम हर एक जिले का होता है, राइट, उस पर काम होता है। और फिर जब हम बात करते हैं गांव की, या सबसे लोअर लेवल हम जो बोल रहे, सत्ता का जो सबसे निचला लेवल हम जिसको कहते हैं, शक्ति का सबसे न्यूनतम स्तर, है ना, निचला स्तर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम या गांव। तो वहां पर भी क्या है, सरकार का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सरकार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सरकार का ये मतलब भी है कि जो गांव में जो ग्राम सभा है, जो पंचायत है, वो भी सरकार का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, पावर सिर्फ एक के हाथ में ना होकर अलग अलग हाथों में होना, ठीक है, ताकि जो समस्याएं हैं उनका स्वरूप को समझाया जाए, उनका जो डायमेंशन है क्या है,
ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने गांव की, तो मेरा गांव मान लीजिए कहीं बहुत ही दूर, किसी दूर दराज वाले क्षेत्र में है, ठीक है। अब मेरी कोई समस्या है, मैं गांव में रहता हूं, तो मैं अपनी समस्या लेकर सीधा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास तो जा नहीं सकता, और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं होगी अगर मैं गांव में रहता हूं, या मेरी पहुंच नहीं है, इतने संसाधन रिसोर्सेस मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकता, और मेरी जो समस्या है या पूरे गाँव की जो समस्या है वो हमेशा अनसॉल्व ही रह जाएगी, उसका कभी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, या कई उसमें साल लग जाएंगे, है ना। तो इसी चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम हर एक गांव की अपनी अपनी जो है सरकार हो, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, निर्णय लेने की क्षमता हो, और निर्णय लेने की क्षमता तभी बन पाएगी जब उनके पास क्या होगी, पावर होगी, है ना। पावर होगी तो पावर कब होगी, जब उनके पास प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपर प्रणाली होगी, राइट। प्रॉपर सिस्टम जब उनके पास होगा तभी वो चीजें डेवलप हो पाएंगी। अंडरस्टूड। तो हम समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर का क्या है, अलग अलग हाथों में बांटना। अलग अलग हाथों का मतलब ये नहीं कि किसी के हाथ में, मतलब जो पूरे सिस्टम के अंदर चला रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, ठीक है, जो सत्ता में आए हैं, लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, उनको पावर देना, और वो लोगों के कल्याण के लिए काम करना, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है, लोगों का कल्याण करना, है ना। किसी भी देश की जो सरकार है, या हम बात करें लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, लोगों का कल्याण, अधिकतम से अधिकतम कल्याण लोगों का सुनिश्चित करना। तो यही स्थानीय सरकार का काम है। स्थानीय सरकार की जब हम बात करते हैं तो सिंपल ये है कि जो हम गांव के लेवल पर या ग्राम के लेवल पर, जो ग्राम परिषद है, ग्राम जिले के स्तर पर सरकार है, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। ब्लॉक के स्तर पर जो सरकार है उनकी हम बात करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकारें, ठीक है, जो कि सरकार सत्ता का सबसे निचला स्वरूप है। निचला इन द सेंस ये नहीं कि पूरा निचला, इन द मतलब सबसे लोअर है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सरकार का सबसे निचला स्वरूप, है ना। तो अगर बात करें हम किसी पेड़ की, राइट, तो किसी पेड़ में जड़ें होती है, उसके बाद वो पेड़ आगे खिलता है, उसमें फिर फूल पत्तियां लगती है। तो अगर हम बात करें तो हम जो ये जड़ें है या निचला जो भाग है वो क्या है, यहाँ पर हम बात करें स्थानीय सरकार की, ठीक है, स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन, ठीक है, जो भी आप कहना चाहिए। मिडिल के अगर हम बात करें तो स्टेट यानी राज्य, और ऊपर की बात करें तो हम सेंटर, यानी कि इससे पूरे से मिलकर जो है क्या बन रहा है, पूरा देश इससे बन रहा है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि जड़ें उसकी खराब हो, पूरा ऊपर तो ठीक, ऊपर से डेवलपमेंट पे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ऊपर लेवल पर नीतियां बन रही है, और उनको नीचे जमीनी लेवल पर उनको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो हर एक गांव में जा नहीं सकती है, या तो जो राज्य है, राज्य सरकार है, वो हर एक गांव में तो जा नहीं सकती। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, फंड दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं जमीनी लेवल पर, राइट। लेकिन वो हर एक नीति को, हर एक पॉलिसी को जाकर खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, नीचे के पावर चाहिए, है ना। और नीचे के पावर यानी कि अगर मैं बात करूं किसी गांव में, एग्जाम्पल के तौर पर किसी गांव में अगर हमें जो है जल प्रबंधन करना है, राइट, जिसमें जल की जो है कोई समस्या है, पानी की समस्या है, और उसमें जल प्रबंधन की जो नीति है वो बनाई गई है। अब गांव में ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो गांव की समस्याओं को बेहतर ढंग से कौन समझता होगा, राष्ट्रपति समझता होगा नहीं, या प्रधानमंत्री समझता होगा नहीं, बल्कि उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उस गांव का जो सरपंच है, उस गांव के जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं, वो उस गांव की समस्याओं को बहुत ही बेहतर ढंग से समझते होंगे कि हमारे गांव में स्कूल की जरूरत है, हमारे गांव में पानी की जरूरत है, हमारे गांव में जो है जमीन जो पड़ी है उसका हम बेहतर ढंग से किस तरीके से उपयोग कर सके, ठीक है, या लोगों को रोजगार किस तरीके से दिला सके। उस गांव के लोग ही उस चीज को बेहतर समझते हैं, राइट। तो ये जो शासन है वो कौन सा, ग्रामीण जो शासन है वही इस चीज को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएगा और इम्प्लीमेंट कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ टॉप लेवल ही सही ना हो, बल्कि नीचे लेवल के हाथों में भी पावर हो, ताकि वो जो पूरी पॉलिसी बन रही है, ठीक है, पूरी पॉलिसी बन रही है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट किया जा सके। और एट द एंड लक्ष्य क्या है, लोगों का अधिकतम कल्याण, और अधिकतम कल्याण होगा तो देश का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप हमने कंसेप्चुअल बात समझी कि क्यों जरूरी है, क्या जरूरत होती है। तो जब आप बुक ओपन करते हैं तो आपके बुक में बेसिकली 2 स्टोरीज दी हुई है। एक गीता नाम की जो महिला है वो क्या है, सरपंच चुनी जाती है ना,
सरपंच चुनी जा रही है अपने गांव की, जो कि बेसिकली रिजर्व सीट से है। ठीक है, रिजर्व सीट से क्यों है? क्योंकि जो पंचायती राज जो अधिनियम आया, जो हम बात करेंगे 1992-93 में, ठीक है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, यानी कि संविधान में उसको जगह दी गई। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि 1/3 यानी कि 1/3 जो सीट्स है वो किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें पंचायत में और नगर पालिकाओं में कितनी? 1/3 मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए। बाकी राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो 50% करे या उससे ज्यादा करे, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। क्या है? प्रोविजन है, प्रावधान है। ठीक है, क्या है? प्रावधान है। कौन से? उसमें भाग 11 में इसको शामिल किया गया था। भाग 11 में, सॉरी भाग 9 में। ठीक है, भाग 11 नहीं, भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को इसको हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज। इसमें बेसिकली पंचायत और नगर पालिकाएं दोनों आ जाती है। पंचायती राज को 1992 और 1993 में जो है इसमें डाला गया था। ठीक है, जिसको हम कहें कि संविधान का रूप दिया गया था, संविधान में इसमें डाला गया था। राइट, और ये कौन सा अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के जरिए किया गया? संविधान संशोधन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि कोई नई चीज ऐड करना या पुरानी चीज में कोई रेक्टिफिकेशन करना, ठीक है, या कुछ चीज हटा देना, इसको क्या बोला जाता है? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1992-1993 में, मतलब पूरा प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 साल लगे। ठीक है, हालांकि बात बहुत पहले से चल रही थी, हम उसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो भाग 9 के अंतर्गत इसको रखा गया पंचायती राज को। उसमें एक प्रावधान किया गया, उसमें कई सारे प्रोविजंस है, कई सारे प्रावधान है, जिसमें से एक प्रावधान कहता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी होंगी? 1/3 होगी। तो आपके उसमें यही दे रखा है कि रिजर्व सीट से वो जीती। ठीक है, तो उन्होंने अपने गांव में जो है विकास का बहुत ही शानदार काम किया, है ना। उन्होंने गांव में जो है पानी की व्यवस्था को बेहतर किया, जल की व्यवस्था को, स्कूल खुलवाया। ठीक है, गांव की जो सड़कें हैं उनको बेहतर करवाया। राइट, और गांव में वनीकरण करवाया। वनीकरण मतलब पेड़ पौधे जंगल को बेहतर करना, वनीकरण करवाया। जमीन जो थी गांव की, वो जो वेस्ट थी उसको अच्छा करना। इतने सारे और भी बेहतरीन काम किए। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है, दूसरी बार भी वो जीत जाती है नॉर्मल सीट से, क्योंकि उनका काम को देखते हुए उनके गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे और उनको जिता देते हैं। तो ये हम स्टोरी क्यों समझ रहे हैं? तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि गांव में जो लोअर लेवल पर, या हम बात करें टाउन में, छोटे नगरों में, है ना, जहाँ पे हम गांव में तो हम पंचायत बोल देते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, लेकिन जो शहरों में जो छोटे लेवल पर नगरों में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टाउन कह देते हैं, उनमें हम नगर पालिकाएं कहते हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं, आपने ये शहर में रहते होंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से जानते होंगे नगर पालिका का काम क्या होता है। जो गली मोहल्ले में कूड़ा कचरा है उसको साफ करवाना, रोडें बनवाना। ठीक है, वो जो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर आपके एरिया में स्कूल नहीं है, उसको मेंटेन करना, उसको बनवाना, ये सब चीजें किसका काम होता है? नगर पालिका का। शहरों में छोटा हर एक नगर में होता है, टाउन, है ना। वैसे गांव में पंचायत कहते हैं उसे, तो उनका काम भी यही होता है। तो उन्होंने अपने गांव में इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की, अपने गांव को एक बेहतर गांव बनाया। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका काम क्या होता है। अगर आपसे पेपर में पूछ भी ले कि पंचायतों का या हम कहें स्थानीय सरकारों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं या क्या क्या ड्यूटी होती है, तो आप इन सभी चीजों को बहुत ही विस्तार में समझा सकते हैं। ठीक है, शहर के स्तर पर भी देखा हमने, ठीक है, और गांव के स्तर पर क्या क्या काम होते हैं इन स्थानीय सरकारों के द्वारा। तो ये तो थी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या कहता है कि गांव की कुछ जमीन जो है वो एक तरीके से पड़ी हुई है, और डीएम के द्वारा यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है कि जो गांव में जो जमीन है वो लगभग इतने जो सरकारी अधिकारी उनके नाम पर उनको अलॉट कर दी जाए, और ये ऑर्डर पास हो जाता है। लेकिन जो गांव की जो सरपंच महिला है, उन्होंने अपनी जो है जानकारी या हम कहें कि अपनी बहादुरी दिखाते हुए गांव वालों ने सबने मिलकर उस जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट में गए, और सीधा कोर्ट में जो है अपनी अपील दायर की, रिट जारी की। ठीक है, और उसके जरिए जो है अब उनको एक फैसला उनके पक्ष में आ जाता है कि जो गांव की जमीन है उसका फैसला, उसका हक जो है, फैसला लेने का हक सिर्फ ग्राम पंचायत को है, ग्राम सभा को है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो वही डिसाइड करेंगे कि तो गांव की जो जमीन है उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि वो स्थानीय लेवल पे अगर सच में पावर को यूज करना चाहे तो वो सच में कर सकता है और गांव के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हम अब बात करेंगे आगे कि क्या क्या समस्या इसमें आती है,
ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से वो सक्सेसफुल, हर एक गांव इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके पीछे क्या क्या इश्यूज है वो हम देखेंगे अभी। तो आपने इतनी स्टोरी समझी होगी कि जो ये था, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है यहाँ पर आके रुकता है, ठीक है। आगे और भी अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि 1992-93 में कोई नया कंसेप्ट आया कि स्थानीय सरकार का, पंचायत का, नगर पालिका का, और हमने उसको अप्लाई कर दिया। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं था। हालांकि इसको 1992-93 में संविधान की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस जरूर मिली, उसमें शामिल किया गया, इसको कंपलसरी बनाया गया। लेकिन जो पंचायती थी वो आजादी के बाद भी कई राज्यों में, कई जिलों में, कई गांवों में बहुत पहले से चलती आ रही थी। हालांकि अगर हम बात करें कई हजार साल पहले, तो वैदिक काल में भी ग्राम सभाएं होती थी। वैदिक काल आप जानते हैं, सुना भी होगा आपने, कई हजार साल पहले जो काल था, ठीक है, वैदिक काल में जो सभाएं होती थी, है ना। वैदिक काल में भी सभाएं होती थी, ग्राम सभाएं होती थी, तो वो सभी मिलके अपने गांव के लिए डिसीजन लेते थे। तो हम देखते हैं कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये कई हजार साल पहले से चल रहा है। उसके बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा इसको थोड़ा विकसित करने का प्रयास किया गया, स्थानीय सरकारों को मजबूत करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। ऐसे में 1872 से हो जाता है स्टार्ट। 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के जरिए ये स्थानीय सरकारों को और मजबूत करने का प्रयास किया, उनको और ज्यादा विकसित करने का प्रयास किया। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, है ना, जो कि बेसिकली अंग्रेजी जो हुकूमत थी, अंग्रेजी जो रूल था, तब ये सब टाइम पीरियड तभी किया, है ना। तो इसमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से तो भारत जो है 1947 में आजाद होता है, हम सभी जानते हैं। और जब सभा बैठती है, किसकी, संविधान सभा बैठती है संविधान बनाने के लिए, संविधान विकसित करने के लिए, तो उसमें बहुत लंबी डिबेट चलती है कि स्थानीय सरकारों के हाथ में पावर दी जाए या उसको संविधान में इंक्लूड किया जाए, किस तरीके से इंक्लूड किया जाए, इस पर बहुत ही लंबी डिस्कशन होती है। हालांकि सभी जो मेंबर्स थे, बहुत सारे मेंबर्स, उनकी अपनी अपनी चिंताएं थी, ठीक है, कि हमें अगर हम इसको कर भी देते हैं तो क्या इसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें आपकी बुक में देखें तो नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उनकी अपनी एक चिंता थी कि भारत जो है हाल फिलहाल में ही आजाद हुआ है, अगर हम स्थानीय सरकारों के हाथ में शक्ति दे दे तो हो सकता है कि जो फूट है वो पड़नी चालू हो जाए, ठीक है, और भारत वापस जो है बटने लग जाए। तो उनकी एक चिंता बहुत ही जाहिर थी, बहुत ही सही भी थी, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है निचले स्तर, ऊपर इतना कंट्रोल नहीं हो पाया था, अभी तक पूरे स्ट्रांगली इतना कंट्रोल ऊपर से नहीं आ पाया था, तो नीचे वालों को पावर देना बहुत ही रिस्की हो सकता था। दूसरे जो बहुत बड़े नेता हम सभी जानते हैं, कौन, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, उनके द्वारा भी बहुत ही मतलब एक जेन्युइन चिंता जो थी, कंसर्न था, वो जाहिर किया गया कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कि जो दलित जातियां, जिनके उत्थान की बात चल रही है या जिनके विकास की बात चल रही है, ठीक है, जिनके साथ कई सालों से जो है भेदभाव होता चला आया है, तो उनके साथ ऐसा ना हो कि जो पावरफुल कास्ट है, पावरफुल जो लोग हैं, वो कब्जा कर ले शासन पर नीचे से, और दलित जातियां बेसिकली जब शासन पे कब्जा हो जाएगा तो अपने से अगेंस्ट में क्या होता है, अत्याचार होता है, मोस्टली यही होता है ना। तो हो सकता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो और उनके उत्थान का काम कभी पूरा हो ही ना पाए, तो उनकी बहुत बड़ी चिंता ये भी थी। तो इस तरीके से जो थी चीजें इम्प्लीमेंट तो करना हर कोई चाहता था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन ये जिन कंसर्न्स के ऊपर भी बात करना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए इसको एक तरीके से कंपल्सरी नहीं बनाया गया, लेकिन संविधान सभा के द्वारा जो है डीपीएसपी, यानी कि हम बात करते हैं डीपीएसपी, आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका काम क्या होता है कि कुछ डीपीएसपी क्या है, एक तरीके से कुछ प्रावधान है या कुछ आर्टिकल्स हैं, बोला गया है कि सरकार को ये एक तरीके से संविधान के द्वारा निर्देश है कि जब भी आप कोई नीति बनाए, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाए, तो उसमें इन चीजों को इंक्लूड जरूर करें, ठीक है, इन चीजों को इंक्लूड जरूर करें, एक तरीके से ये निर्देश है
है ना। तो उसी में डीपीएसपी के अंदर अनुच्छेद आर्टिकल जो है 40 के अंतर्गत यह कहा गया कि राज्य सरकारें अपनी ओर से प्रयास करेंगी कि जो पंचायतों का गठन किया जाए, ठीक है, स्थानीय शासन को, स्थानीय सरकारों का निर्माण किया जाए। उसमें किसमें कहा गया, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है थोड़ी सही नहीं बैठती, ये क्या है कि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई न्याय, जिसको हिंदी में हम कहेंगे न्यायोचित या न्यायपूर्ण ना होना, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल का सिंपल सा इतना मतलब है कि अगर डीपीएसपी में लिखी हुई बातों को सरकार फॉलो नहीं करती है तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ये कहकर कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन जस्टिसिएबल। तो इसी का एग्जांपल अपोजिट समझते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, जस्टिसिएबल है। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का कोई आपसे छीन रहा है, सरकार छीन रही है, कोई अन्य छीन रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अर्जी दायर कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि आपके अधिकार को वो तुरंत लागू करवाएगा, तुरंत उनको वापस दिलाएगा। तो ये क्या हुआ, जस्टिसिएबल, तुरंत हम जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 40 में शामिल तो कर दिया गया कि पंचायतें बनाएंगे, स्थानीय सरकार का निर्माण करेंगे, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, एक तरीके से ये निर्देश है, यानी कि पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हुआ, राज्य सरकार पर। राज्य सरकार का मन होगा तो करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी, प्रयास कर सकती है बस, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से कई सारी इसमें कमेटियां बनी, ठीक है, कई सारी इसमें कमेटियां बनी, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, ठीक है। देश के कई, लगभग देश के आजाद होने के 30, 40, 50 साल तक कई सारी कमेटियां बनी इसमें, और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि हमें स्थानीय सरकारों को बेहतर करना चाहिए, उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि समस्याएं जो हो निचले स्तर पर सॉल्व हो सके। तो इसी के चलते, लंबे प्रोसेस के चलते 1992 और 1993 में जब नरसिम्हा राव सरकार थी, ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार यानी नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, उनके उसमें जो है 1992 में, 93 में 72वां और 73वां यानी 72 और 73rd जो है अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और इसके जरिए जो हमने अभी रिसेंटली बात करी थी, है ना, उसके जरिए क्या है, इसको संविधान में शामिल किया गया है, यानी कि अब इसको कंपलसरी बना दिया, भाग 9 के अंतर्गत इसको डाला गया, ठीक है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को, पंचायती राज यानी कि पंचायत यानी स्थानीय सरकारों को डाला गया और उनके निर्माण को कंपलसरी कर दिया गया, राइट, कर दिया गया। उसी में कई सारे प्रोविजन, जैसे हमने एक प्रोविजन बात किया, 1/3 जो है रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, है ना। और बिहार, जैसे बिहार ने लगभग 50% कर दिया है, और यह भी कहा गया है, तो कई सारे प्रोविजन है। एक और प्रोविजन ये है कि जो ST, SC, OBC ये जो जातियां हैं, इनके लिए भी आरक्षण राज्य सरकार लागू कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से जो है इसमें कई सारे प्रोविजन है, भाग 9 के अंदर पंचायती राज के अंदर कई सारे प्रोविजंस है। एक प्रोविजन क्या है कि उसका इलेक्शन किस तरीके से होंगे, ठीक है। जो इलेक्शन है, यानी कि जो स्थानीय सरकारें हैं, जो ग्राम सभा है, ठीक है, वो किस तरीके से उनके इलेक्शन यानी कि उनके चुनाव होंगे। अगर हम इसके स्वरूप को समझे, ठीक है, चुनाव की बात हम अभी करेंगे, अगर हम इसके स्वरूप को समझे तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। जैसे अगर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर क्या होता है, गांव, गांव में क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे पंचायत, ठीक है, पंचायत का हेड कौन होता है, जिसे सरपंच बोलते हैं, ठीक है। दूसरे स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक बेसिकली एक जिला होता है, ठीक है, जिला तो हम सभी समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिले के अंदर बहुत सारे ब्लॉक बने होते हैं और उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। तो इस गांव में जो होगी सरकार, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम सभा या पंचायत, जो सभा लगती है उसको ग्राम सभा बोलते हैं, वैसे पंचायत बोलेंगे ना। वैसे इसकी जो ब्लॉक लेवल पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक सभा या ब्लॉक पंचायत, ठीक है। और सबसे ऊपर लेवल पर जिसको हम क्या बोल देंगे, जिला, यानी कि जिसको जिला, और उस पर क्या बोलते हैं, इसको जिला परिषद बोलते हैं। यहाँ पे सभा लगती है उसको जिला परिषद बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो स्थानीय सरकार जो है काम करती है,
है ना। और जिले से ऊपर तो हम सभी जानते हैं राज्य सरकार, और राज्य के बाद क्या होता है, पूरा देश, है ना। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है काम करता है, राइट। ब्लॉक जो है कभी कभी नहीं भी होता है, जो छोटे नगर है उसमें ब्लॉक को हटा दिया जाता है क्योंकि उसकी इतनी जरूरत रहती नहीं है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर तो उसमें ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर तो एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसी के साथ। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बेसिकली जो चुनाव है वो कैसे होते हैं। तो चुनाव जो है यानी कि स्थानीय सरकारों के या पंचायत के बोल रहे हैं, नगर पालिका के बोल रहे हैं, वो चुनाव कैसे होंगे, हर एक 5 साल में एक बार होते हैं, यानी कि अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जनता इसमें सीधे वोट देती है, ठीक है। जनता इसमें सीधे वोट देने जाती है ना, सीधे वोट देती है। कौन देती है, जनता देती है। अपने अपने गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है ना में वोट देना या नगर पालिका में वोट देना, ठीक है। दोनों में अंतर हम बात कर चुके हैं। शहरों में इनको नगर पालिका बोल देते हैं, टाउन के स्तर पर, है ना, और नगर के स्तर पर, और गांव में पंचायत, ठीक है। तो 5 साल में सीधे वोट दिया जाता है जनता के द्वारा। हालांकि जब राज्य सरकार, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो गांव या फिर जिले की सरकार या कुछ इस तरीके से वो बेहतर काम नहीं कर रही है, संविधान की जो हम कहें कि संविधान की जो पूरी रूपरेखा है, संविधान की जो पूरा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे या उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वहां की स्थानीय सरकार को भंग कर दे, ठीक है, डिमोलिश कर दे, भंग कर दे, खत्म कर दे, कि ताकि वो मिसयूज ना करे पावर का, ठीक है। लेकिन भंग करने के केस में यह भी कहा गया है कि 6 महीने के भीतर नई सरकार चुनी जानी आवश्यक है। कितने महीने, 6 महीने के भीतर, 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। क्यों आवश्यक है, ताकि जो लोगों की समस्याएं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो चुनाव चल रहे हैं तो खत्म हो जाएगी, अच्छा समस्याएं तो तब भी रहेंगी, तो इसलिए प्रयास किया जाता है कि बहुत ही कम समय के लिए खाली हो, ठीक है, बाकी जो सिस्टम है प्रॉपर चलता रहे। तो कितने महीने में, 6 महीने में ये करवाना जरूरी है। ये हमने देख लिया। 1/3 जो है, 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, और राज्य सरकार के ऊपर है कि वो जो है SC, ST और OBC इन सभी के लिए जो है डेवलप कर सकती है, यानी कि रिजर्व कर सकती है सीटें, ठीक है। इतने आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बहुत बेहतर ढंग से। अब हमें बात करनी है कि ये तो हमने समझ लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, हमने समझा कि पंचायतों के काम क्या क्या होते हैं, राइट। हमने ये समझा कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमें बात करनी है वो क्या है कि इनकी समस्याएं क्या है। बेसिकली हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें तो कर ली कि ये कहा गया है संविधान में, ये कहा गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो स्थानीय सरकारें हैं उसमें समस्याएं आती कहाँ पे है, ठीक है। तो जब भी हम बात करें शासन की, है ना, यहाँ पे हम स्थानीय शासन की बात कर रहे हैं तो आपको यही समझना है, शासन की बात कर रहे हैं, क्या अगर हम देश के शासन की बात भी करें तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, पैसा चाहिए, है ना, फंड चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, है ना। और देश की सरकार के पास तो चलो, राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास वो इतनी सारी चीजें हैं कि जहां से वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स लगाना, कई सारी चीजों पर टैक्स लगता है, उससे क्या होता है, पैसा आता है ना, राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास। टैक्स लगाना या स्पेक्ट्रम बेचना, स्पेक्ट्रम बेचना मतलब जो भी हम ये टीवी, इंटरनेट ये सब यूज करते हैं उसके स्पेक्ट्रम जो नीलामी होती है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी नीलामी होती है कई कई हजार करोड़ की, उससे पैसा आता है। रोड टैक्स आता है, कई सारी तरीके से अनेकों प्रकार से टैक्स आते हैं ना। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पैसा आता है। लेकिन स्थानीय सरकारों को जब हम बात करते हैं तो उनके पास जो इनकम के जो सोर्सेज है बहुत ही कम है, बहुत ही न्यूनतम है, ठीक है, मुश्किल से ही कुछ है। और जो उनके पास विषय दिए गए हैं, यानी कि जो लगभग उनके पास टोटल 29 विषय है, ठीक है, जो राज्य सरकारें प्रोवाइड करती है उन्हें कि आप इन इन विषयों पर जो है कानून अपने गांव में, ठीक है, अपने जिले में कानून बना सकते हैं। तो इस उनके पास जो है भले 29 विषय है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम विषय हैं जिनके जरिए वो उन्हें टैक्स कोई मिलता हो, ठीक है। तो फंड उनके पास नहीं पहुंच पाता, और जो उनके पास पैसा पहुंचता भी है, ठीक है, उनके पास जो पैसा पहुंचता है कहाँ से, ऊपर से, राज्य सरकारों से जो उनके पास पैसा पहुंचता है, क्योंकि जो टैक्स जो आता है राज्य सरकार के पास, उनका कुछ हिस्सा उन्हें नीचे वाली स्थानीय सरकारों को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये किसमें कहा गया है कि राज्य जो है किसका गठन करेंगे,
स्टेट फाइनेंस कमीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। जैसे सेंटर के स्तर पर होता है केंद्रीय वित्त आयोग, वैसे हर एक राज्य में राज्य वित्त आयोग भी होता है, ठीक है, जिसका काम बेसिकली ऑडिटिंग करना है, या फिर हम कहें कि जो भी पैसा है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब क्या है, राज्य वित्त आयोग का काम है। राज्य वित्त आयोग ये देखता है कि जो पैसा आया है वो कितना राज्य सरकार को जाएगा, कितना स्थानीय सरकार का हक बनता है, ठीक है, उनको चाहिए। तो ये भी संविधान में इसकी जो है एक तरीके से हम कहें कंपलसरी बना रखा है कि ये होना है, ठीक है, इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। तो हर एक राज्य को करनी पड़ती है और ये डिसाइड करते हैं कि कितना राज्य के पास रहेगा, राज्य सरकार के पास, कितना जो है नीचे के लेवल पर, यानी कि जिला या फिर हम गए गांव, फिर जिला के स्तर के बाद गांव पे कितना जाएगा, इस तरीके से ये चीजें डिसाइड होती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलता है। तो पैसा इनके पास ऊपर से भी आता है, लेकिन वो पैसा बहुत ही न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, और कई बार तो अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बिगड़ा हुआ है कि उनको जो पैसा मिलना चाहिए उसका वो भी पूरा नहीं मिल पाता, और उनके खुद के भी सोर्सेज नहीं है, ठीक है। ये तो इशू बहुत बड़ा हुआ, पहला इशू। दूसरा इशू क्या है, जानकारी की कमी, जानकारी की कमी, ठीक है, या फिर हम कहें इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ करने की जो क्षमता है उनके पास, और अपने जो राइट्स है उनका यूज ही नहीं, उनके जो अधिकार है, ठीक है, पंचायतों के अधिकार है, कहाँ कहाँ वो टैक्स लगा सकती है, उसको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते, वो काम ही नहीं करना चाहते, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि वास्तव में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें गाँव में कोई मेला लग रहा है, तो मेला लग रहा है तो बहुत सारी चीजें, झूले लगेंगे, ये सब चीजें होंगी, दुकानें लगेंगी, तो उनसे टैक्स वसूला जा सकता है ना, उनसे एक टैक्स वसूला जा सकता है जो कि गांव के एक फंड में जाए, गांव के पेटी में जाए, और उससे वो आगे डेवलपमेंट के लिए यूज हो, राइट। तो इस तरह मेला हो गया, या कोई शादी हो रही है तो गांव के शादी जो है एक निश्चित स्थान पर होती है कि इस स्थान पर गांव की शादियां होंगी, तो वहां से वो टैक्स वसूल सकते हैं, एक न्यूनतम टैक्स जो भी बनता है छोटा मोटा, है ना। इस तरीके से अनेक चीजें जो है वो जनरेट कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन पावर, या कुछ करने की शक्ति चाहिए, करने की इच्छा चाहिए, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, राइट। फिर अगर देखें हम अगला, नौकरशाही का जो कंट्रोल है, यानी कि नौकरशाही का कंट्रोल हम कहें, जिसको नौकरशाही का मतलब ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। नौकरशाही के अंतर्गत क्या आता है, पूरा सिस्टम आ जाता है ना, जैसे कि डीएम, एसडीएम, पुलिस, ये सब किसमें आते हैं, नौकरशाही में, और पूरे ये सब चीजें, ठीक है। गांव में अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं उसे, पटवारी, ये सब किसमें आ जाता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि नौकरशाही। तो एक समस्या और है, क्या है, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण, ठीक है। अब हमने बात की गांव की, गांव में सरकार है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, डेवलपमेंट करना है उसको, तो पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, गांव में समस्या दूर करनी है, लेकिन उस पर नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का इतना ज्यादा नियंत्रण है, राज्य सरकारों का इतना ज्यादा नियंत्रण है कि जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता, और उनके द्वारा, यानी कि नौकरशाहों के द्वारा या फिर पूरे सिस्टम के द्वारा इतना ज्यादा जो है कंट्रोल किया जाता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। जैसे मैंने स्टोरी सुनाई शुरू में ही, किस तरीके से डीएम जो है बिना पूछे ही पास कर देता है, हालांकि वहां पर के उनको जानकारी थी, सरपंच को या फिर गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाई और वहां पर अपनी जमीन को वापस ले, लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी है। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो इसमें कि फेल ही निकलते हैं, यानी कि बहुत सारे जो जानकारी है वो नहीं होती, या फिर ऊपर के द्वारा जो नौकरशाही है उनके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है, और जो फैसला है वो हमेशा अपनी मनमर्जी का वो दे देते हैं। तो इस तरीके से जो ग्राम सभा है या पंचायत है, ये अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये चीज बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में बेसिकली ये समस्या है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये अपर सरकारें, राज्य सरकारों पर निर्भरता, राज्य सरकारों पर निर्भरता, इसकी हमने बात कर ही ली है कि जो पैसे के लिए निर्भरता कहाँ पर है, इनकी राज्य सरकारों पर। खुद से ये प्रयास करते भी हैं तो वो इतने सफल नहीं हो पाते या इतने पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। और दूसरा क्या है,
तो पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, कमजोर है। सिस्टम कमजोर होने का मतलब उनके पास पूरा जो डेटा है कि कितना हमें फंड चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, क्या करना है हमें, इस पूरा का डेटा की बहुत ही कमी है, ठीक है। और कहाँ पर किस चीज की जरूरत है, इन सभी डेटा कलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है किसी चीज को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो ये चीजें भी फेल हो जाती है, ठीक है। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है ना। गांव की समस्या है तो गांव का व्यक्ति बहुत बेहतर ढंग से समझता होगा, लेकिन जब लोग आगे ही नहीं आना चाहते तो वो चीज समस्या बन जाती है, राइट। और ऊपर के फिर अगर हम बात करें, एक तो सरकारों के द्वारा यानी कि नियोजन बोर्ड, अगर हम बात करें संविधान के प्रावधान में एक नियोजन बोर्ड के स्थापना को कंपलसरी किया गया था, जरूरी किया गया था, ठीक है, ताकि ये कोऑर्डिनेशन का काम कर सके। किसका काम कर सके, सामंजस्य का, कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। लेकिन जो है इस बोर्ड की स्थापना भी कभी किसी राज्य में की गई है, किसी में नहीं की गई है। तो इस तरीके से इस चीज को जो संविधान में कहा गया है कंपलसरी, उस चीज को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो नियोजन बोर्ड की भी स्थापना नहीं की गई है। तो इस तरीके से कई और सारी समस्याएं हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है। तो हमारा जितना सक्सेसफुल होना चाहिए, जो 2 स्टोरी है वो कई सारी स्टोरी जो है बनती है, ठीक है, कई सारी सक्सेसफुल भी होती है, लेकिन उससे कई गुना जो है फेल है, ठीक है। तो उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उनको किस तरीके से हम इश्यूज को दूर कर पाए, उनके खुद को इश्यूज को अगर हम दूर करने की बात करें तो इन्हीं को क्या कर देंगे, नौकरशाही का जो नियंत्रण उसको कम कर देंगे। राज्य सरकारों पर जो निर्भरता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, तो उसके द्वारा जो है प्रॉपर उनको पैसा दिया जाए टाइम टू टाइम, और इस तरीके से सिस्टम बनाया जाए कि पारदर्शिता हो, यानी कि जो है ट्रांसपेरेंसी हो, कि पैसा ऊपर से जा रहा है तो कितना कितना वास्तव में मिल रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। कमजोर जो सिस्टम है, पूरा डेटा का कलेक्शन हो बेहतर ढंग से, है ना, हर एक उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो, ठीक है, ताकि उसमें जो करप्शन है वो कम से कम हो या फिर खत्म हो, है ना। जो नियोजन बोर्ड की जो बात की गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जितना महिला आरक्षण की बात की गई है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को अगर बेहतर करना चाहे तो किया जा सकता है। तो यही था क्या हमारा जो चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन। हमने बात की कि लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, पावर एक के हाथ में ना होकर कई सारे हाथों में, जिम्मेदार हाथों में होना चाहिए, ताकि पूरा सिस्टम, पूरी प्रणाली बहुत ही स्मूथ तरीके से काम कर सके। और नीचे वाली जो पावर्स है, नीचे वाले जो गांव है, वो अगर हम बात करें भारत में जो लगभग है 6.5 लाख गाँव है, कितने, 6.5 लाख के करीब गाँव है। और सोचिए जब गाँव की समस्याएं दूर हो जाएंगी तो देश अपने आप विकास करने लगेगा, है ना। तो गाँव की समस्याओं को दूर करना जरूरी है, आवश्यक है, राइट। तो 6.5 लाख गाँव है, तो इनकी समस्याएं दूर होंगी तो देश अपने आप विकास करेगा। और इनकी समस्याओं दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम स्थानीय शासन पर बहुत अधिक जोर दें, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी तक। और कुछ और बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्थानीय शासन की बात जब हम करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम जरूर आता है, ठीक है। जब भी हम पंचायतों की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम जरूर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो संकल्पना थी कि आजाद भारत में जो है वो पंचायतें हो और बहुत ही जरूरी है, जिसको डीपीएसपी में शामिल किया गया, ठीक है। तो वो किसके लिए किया गया, किस वजह से किया गया, हम कहें कि किसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, किसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, महात्मा गांधी का। उनका कहना था कि ग्राम स्वराज का, उनका नारा था ग्राम स्वराज, ठीक है, ग्राम स्वराज का उनका नारा था, यानी कि गांव खुद पे खुद डिपेंड, मतलब इंडिपेंडेंट बने। क्या बने, गांव जो है खुद इंडिपेंडेंट बने, अपना शासन खुद से चलाए। तो उनका ये सपना था, और इसको किसके इनसे प्रभावित होकर डीपीएसपी में भी इसको शामिल किया गया था। और आगे हमने देख लिया कि किस तरीके से 1992-93 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंसी मिली थी, राइट। तो ग्राम स्वराज किसका सपना था, गांधी जी का। तो गांधी जी ने इसको कहा कि अगर हमें वास्तव में भारत को तरक्की की राह पर चलाना है तो गांवों का विकसित होना बहुत आवश्यक है। वो कब होगा, जब हम उनके हाथ में पावर देंगे, सरकारें बनाएंगे, उनको मजबूती देंगे, ठीक है। और मजबूती कब मिलेगी, जब हमने अभी बात की समस्याओं का अपोजिट में, है ना। तो ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपके इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला कि पंचायतों के सामने कई सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याएं क्या क्या है और उनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस पर आप लिखे, आंसर लिखे,
राइट, या फिर जो पंचायतों का इतिहास है वो पूछा जा सकता है, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, तो आप इसको इजीली अब आप फ्रेम कर सकते हैं। आंसर लिखने का भी एक बेहतर तरीका होता है, पहले आप शुरू के 3 लाइन में कम से कम उसकी एक भूमिका बता दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया कि पंचायतों की समस्याएं क्या है, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा कीजिए और उनका समाधान बताइए। तो मैं सबसे पहले ये नहीं डायरेक्ट लिखने लग जाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा बताने की कि पंचायत क्या है, ठीक है, और उसको कब इंक्लूड किया गया भारत के संविधान में, ठीक है, पंचायती राज को। फिर उसके बाद मैं उनकी समस्याओं को बताऊंगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में उनकी समस्याओं को, जो जेन्युइन समस्या है उसमें कुछ फैक्ट्स भी इंक्लूड करने चाहिए आपको, ताकि आपके जो आंसर है वो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि आप हवा में बात कर रहे हैं, आपको फैक्ट इंक्लूड करने की जरूरत है कि 6.5 लाख गाँव है भारत में, वित्त आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर मैं क्या बताऊंगा उसमें, फिर उसका हल बताऊंगा या समस्याएं किस प्रकार से सॉल्व आउट किया जाए, कुछ पॉइंट उसमें बताऊंगा और लास्ट में अपना निष्कर्ष दूंगा। तो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आंसरिंग की, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अब आप चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, राइट। तो उनको आप पढ़िए पूरे चैप्टर को और अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट में पूछना चाहे तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके से मिड टर्म क्लासेस में आप जुड़े रहिए। थैंक यू।